हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का आज ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के साथ साथ बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में भी पढ़ा था, और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारे ये न्यूटन साहब हैं, ये न्यूटन सर हैं, उन्होंने जो ये लाज दिए हैं वो किस लिए दिए हैं। ठीक है, जो भी हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं बच्चों, वो एक रिलेशनशिप रहता है। फोर्स किसी भी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है और स्टेट ऑफ मोशन एक्वायर्ड बाय इट, या हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी हम फोर्स लगाते हैं किसी भी बॉडी पे अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं और वो कैसे उसे एक्वायर्ड कर रहा है, उस दोनों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में ही ये न्यूटन सर ने हमें लॉ ऑफ मोशन दिया है। ठीक है, हम उसी के बारे में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट आता है बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। है क्या? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट और रेस्ट, अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, न्यूटन्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का कहना ये है, जो हमारे न्यूटन सर हैं उनका फर्स्ट लॉ में ये कहना है कि जो भी अगर बॉडी, मान लेते हैं कि अगर कोई एक बॉडी है, अगर वो रेस्ट में रहना चाह रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, या फिर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। ठीक है, अदरवाइज कहने का मतलब हुआ कि जब तक वो ऐसा ही रहेगा तब तक कि अगर उसमें कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता हो, अगर उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तब जो बॉडी रेस्ट में है वो मोशन में जाएगा, और जो बॉडी मोशन में है वो रेस्ट में आएगा बाय एन एक्सटर्नल फोर्स से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो अगला टर्म आता है बच्चों इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? ठीक है, इनर्शिया एक ऐसा टेंडेंसी है किसी भी बॉडी का जिसके कारण अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर मूव कर रहा है और वो अपना मूविंग जो है वो कंटिन्यू रखना चाहता है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उस टेंडेंसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। या फिर इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब हुआ बच्चों कि अगर इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जिसकी वजह से अगर कोई बॉडी अपने चेंज करना चाह रहा स्टेट को, रेस्ट है तो रेस्ट में, या फिर रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में, तो उस टेंडेंसी को या फिर उस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, और अगर किसी भी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है, अगर किसी भी बॉडी का इनर्शिया ज़्यादा है बच्चों, तो उसे हमें अगर उसके स्टेट को चेंज करना होगा तो जो हम फोर्स लगाएंगे वो ज़्यादा अमाउंट में लगेगा। ओके, और अगर किसी बॉडी का इनर्शिया कम है, अगर किसी बॉडी की इनर्शिया कम है तो उसके ये रेस्ट या फिर स्टेट, जो भी हम उसका स्टेट हो, रेस्ट में है तो उसे मोशन में लाने के लिए, या फिर जो मोशन में है उसे रेस्ट में लाने के लिए हमें कम, ये अगर कम है तो कम लगाना पड़ेगा, और ज़्यादा, जहाँ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो वहाँ हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना होगा। ओके, जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ आपके सामने दो फिगर होंगे, इमेजिन कीजिए कि ये एक टॉय कार है जिससे कि बच्चे खेलते हैं, और ये हमारा रियल कार है जिससे कि हम ट्रैवल करते हैं। ओके, तो अगर इस टॉय कार को अगर हम अपने फिंगर के टिप से भी अगर पुश करेंगे तो ये कार, अगर रेस्ट है, अगर ये कार रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, और अगर हम इसे अपने फिंगर के टिप से इसे पुश करते हैं तो ये कार मोशन में आ जाती है। और वहीं अगर हम अपने रियल कार को दोनों हाथों से कस कर एकदम धकेलते हैं तो बच्चों ये थोड़ा सा मोशन में आता है। ठीक है, हल्का सा ये हिलेगा सिर्फ। ओके,
तो ये है, यहाँ देखिएगा कि इस बॉडी की इनर्शिया कम है तो हमें कम फोर्स में काम चल गया, ये तुरंत अगर रेस्ट था तो मोशन में तुरंत आ गया। और वहीं बच्चों ये हमारा रियल कार है तो इसमें हमें फोर्स की मात्रा ज़्यादा लगानी पड़ती है। ओके, तो ये था बच्चों हमारा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद की टर्म हमने इनर्शिया देखी। ओके बच्चों, मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लेते हैं कि आपके पास एक ग्लास है, खाली ग्लास, उसके ऊपर आप एक कार्ड रख दीजिए और उसके ऊपर एक आप कॉइन रखिए। तो यहाँ जो आपका कार्ड और कॉइन है दोनों एक रेस्ट में है, ठीक है ना, दोनों रेस्ट में है। बट जैसे ही अगर हम कार्ड को फ्लिप करते हैं, अपने फिंगर से फोर्स लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्ड पे, वो जिस कॉइन, जो कॉइन हमारा कार्ड पे लगा रखा हुआ उस पर अगर हम फोर्स लगाते हैं, अगर हम सिर्फ कार्ड पे फोर्स लगाते हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा कार्ड रहता है वो आगे चला जाता और जो हमारा कॉइन रहेगा वो रेस्ट में, तो वो बच्चों रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बट हमने जो फोर्स लगाया है वो तो कार्ड पे लगाया तो कार्ड वहाँ से हट जाएगा और वो मोशन में आएगा। बट जो हमारा कॉइन है वो तो रेस्ट में ही रहेगा, तो रेस्ट में रहने की वजह से वो कॉइन वहाँ से नीचे ग्लास में गिर जाती है। ठीक है, मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, देखिएगा, ये हमारा ग्लास है। ओके, ग्लास के ऊपर हमें एक कार्ड रखना। ओके बच्चों, और इस कार्ड के ऊपर हमें एक कॉइन, ठीक है, ये हमारा कॉइन है और ये हमारा कार्ड, ये हमारा ग्लास हो गया। ओके, तो करना क्या बच्चों, यहाँ इस साइड से या फिर इधर से हमें फोर्स लगाना है इस कार्ड पे। ओके, अगर हम कार्ड पे फोर्स लगाते हैं तो ये कार्ड देखिएगा, अभी तो कार्ड भी रेस्ट में है, कॉइन भी रेस्ट में है। ओके, तो अगर हम कार्ड पे फोर्स लगाते हैं बच्चों तो ये कार्ड, तो सिर्फ कार्ड पे हमें फोर्स लगाना है तो ये कार्ड मोशन में आ जाएगा और ये कार्ड यहाँ से चेंज कर जाएगा, यहाँ से हट जाएगा और जो ये कॉइन है वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा। ओके, ठीक है, तो यहाँ तक अब आगे टॉपिक को लेकर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। इसके बाद एक टर्म आता है मोमेंटम। ये जो मोमेंटम टर्म है इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को समझने के लिए करते हैं। चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं कि ये मोमेंटम है क्या, मोमेंटम का यूज क्या ऐसे होता है, ठीक है ना। चलिए तो पहले मानते हैं जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। मान लेते हैं कि एक टेनिस बॉल है और एक क्रिकेट बॉल है, ठीक है ना। दोनों में भारी तो होगा क्रिकेट बॉल और है थोड़ा बड़ा भी रहेगा, क्रिकेट बॉल का साइज बड़ा होता है टेनिस बॉल के तुलना में, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हम क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को दोनों को सेम स्पीड और वेलोसिटी के साथ फेंकते हैं, ठीक है, और दोनों दो कैचर के पास फेंकते हैं सेम स्पीड और दो सेम वेलोसिटी के साथ हैं, हम लोग को ये पता चलेगा बच्चों, हम लोग देखने को मिलेगा कि जो क्रिकेट बॉल है उसे रोकने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है। जो क्रिकेट बॉल है उसे रोकने के लिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा और उसके तुलना में, किसके तुलना में, हमारा जो टेनिस बॉल है उसके तुलना में उसे रोकने के लिए कम फोर्स की ज़रूरत लगेगी और उस हमें डायरेक्ट भी रोक लेंगे। ओके, तो इसका मतलब होता है कि बच्चों जो हमारा फोर्स रिक्वायर्ड होता है किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास से, ठीक है। तो यही मोमेंटम है। मोमेंटम है क्या, द मोमेंटम इज द फोर्स, मोमेंटम इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। किसी भी मूविंग बॉडी को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है बच्चे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास से। अगर उस जिस बॉडी को अगर हमें रोकना है, अगर उस बॉडी की मास ज़्यादा है, अगर उस बॉडी का मास ज़्यादा है बच्चों तो हमें फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टर्म से आप रूबरू हैं, आप इसका मतलब अच्छे से जानते हो कि अगर एक बढ़ता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है बच्चे कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ओके, यहाँ क्या, अगर जिसकी मास ज़्यादा है तो उसे रोकने के लिए फोर्स भी हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा और अगर मास कम है तो फोर्स भी हमें कम लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मोमेंटम, ठीक है। या फिर हम इसका एक और लाइन निकाल सकते हैं बच्चों कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी
द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। जो भी क्वांटिटी है मोशन का किसी भी बॉडी का, वो डिपेंड क्या चीज़ पे करेगा, उसका वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है। इसी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं, या फिर हम मोमेंटम को ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो बॉडी के मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। ओके, तो मैं ये दोनों डेफिनेशन आपको लिख देता हूँ, आपको सुविधा होगी। तो ये उसका दो और डेफिनेशन हो गया कि द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी डिपेंड ऑन द मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, किसी भी बॉडी का जो क्वांटिटी होता है, मोशन का क्वांटिटी, वो डिपेंड करता है उस बॉडी के मास और वेलोसिटी पे, ठीक है। या फिर हम मोमेंटम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी प्रोडक्ट को हम लोग मोमेंटम बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया बच्चों। उसके बाद आपका मोमेंटम से एक फार्मूला डिराइव होता है जिसकी मदद से आप हमेशा अपना ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। वो ये रहा, मोमेंटम इक्वल टू, हमने ये थर्ड डेफिनेशन से किया कि मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। और मोमेंटम को हम लोग पी से डिनोट करते हैं बच्चों, मास को स्मॉल एम से, ये हमारा स्मॉल एम है, ओके। और वेलोसिटी को हम लोग वी से डिनोट करते हैं, ओके। और अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो उसका वेलोसिटी तो जीरो होगा और उसका मोमेंटम भी जीरो होगा, ठीक है। और जो हमारा मोमेंटम है इज अ वेक्टर, जो हमारा मोमेंटम है बच्चों वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। ये हमने यहाँ इट का यूज मोमेंटम के लिए किया है, ओके। जो हमारा ऐसा यूनिट आएगा मोमेंटम का वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा, ओके। ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे केजी मीटर पर सेकेंड या फिर केजी मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से। ये हमारा आ गया बच्चों इसका एसआई यूनिट, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक, मोमेंटम तक ही रहने देते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में बढ़ाएंगे, ओके बच्चों।